वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो कि हम लोग जो है वो मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो है वो हमने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल जो है उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे। ठीक है, और उन प्रिंसिपल्स को जो है वो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाउ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जो भी इनके लॉ हैं, मेंडल ने जो लॉ बनाए हैं, ये 3 लॉज हैं। ठीक है, मेंडल के 3 लॉज हैं। पहला जो है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा जो है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा जो है दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज के इस वीडियो में जो है वो हम ये तीनों लॉ देखने वाले हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले जो है मेंडल्स लॉ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेंडल ने जो है ये तीनों लॉज जो है, इनमें से पहले जो 2 लॉ हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, ये दोनों ही लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब कैरी आउट किया था, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने ये लॉ बनाया था। वहीं पर जब उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस कैरी आउट किया, उसके बाद में जो है उन्होंने थर्ड लॉ बनाया, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो पहला लॉ है मेंडल का। ठीक है, नाउ मेंडल का जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी इसे कहा जाता है। अब इसकी स्टेटमेंट में देखो क्या कहा है, इसकी स्टेटमेंट में उन्होंने ये बताया है कि जब भी हम किसी भी 2 पेरेंट के बीच में क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है, डिफरिंग जो भी 2 पेरेंट है वो एक या फिर एक से ज़्यादा कैरेक्टर में डिफ़र कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उनके बीच में क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद में जो पहली जनरेशन फॉर्म होती है, फर्स्ट जनरेशन जो फॉर्म होती है, वो फर्स्ट जनरेशन में जो भी फिनोटाइप, मतलब जो कैरेक्टर अपीयर होगा, आपको आंखों से दिखेगा, उसे डोमिनेंट कहा जाएगा, और जो आंखों से नहीं दिखेगा, जो अपीयर नहीं होगा, उसे रेसेसिव कहा जाएगा। ठीक है, तो यही हम देखो हमने मोनोहाइब्रिड में जो है वो देखा था। सबसे पहले हम क्रॉसिंग कर रहे हैं पेरेंट्स। ठीक है, हमारे पास में 2 पेरेंट है, एक है टॉल इज क्रॉस्ड विथ डॉर्फ। ठीक है, अब टॉल का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी। ठीक है, और डॉर्फ का है स्मॉल टी। ठीक है, देन अब इनके जो है वो गमेट फॉर्म होंगे। ये सारी चीज़ें जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, हमने कल ही बात की थी कि जो है वो अगर 2 गमेट जो है वो फॉर्म हो रहे हैं और दोनों गमेट अगर सेम है तो ऐसे समय में हम जो है वो एक ही बार इसको लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी दोनों सेम गमेट होते हैं, इसलिए हम एक ही बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। इसके बाद में जब इनके बीच में जो है वो क्रॉसिंग होगी मतलब इनका जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी आपका क्या हो जाएगा, दैट इज़ योर फर्स्ट जनरेशन। ये आपकी क्या है, F1 जनरेशन है। ठीक है, F1 जनरेशन में ये जो भी फॉर्म हुआ है, इसका जीनोटाइप क्या रहेगा, जीनोटिपिकली इट विल बी कॉल्ड एज हाइब्रिड। ठीक है, ये हाइब्रिड कहलाएगा। लेकिन फिनोटाइप इसका क्या रहेगा, मतलब ये फिजिकली आपको कैसा दिखेगा, हमने लास्ट वीडियो में ही बात की थी कि ये आपको कैसे दिखेंगे, टॉल दिखेंगे। ठीक है, मतलब जो हमने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का जो पूरा चार्ट देखा था स्टार्टिंग में, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि हमने डोमिनेंट वाला एक कॉलम बनाया था और रेसेसिव वाला एक कॉलम बनाया था, जिसमें डोमिनेंट कौन से ट्रेट रहेंगे और रेसेसिव कौन से ट्रेट रहेंगे वो मेंशन किया गया है। अब मेंडल को आप बोलोगे मेंडल को कैसे पता चला कि ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है, तो इस लॉ के थ्रू उन्होंने जब भी हर एक 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में से हर एक कैरेक्टर के साथ में उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके देखा, सिर्फ टॉल और डॉर्फ के साथ में नहीं, कलर के साथ में भी, शेप के साथ में भी, हर एक 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ में उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके देखा। हर बार उनको जो रेशियो है वो सेम मिला और हर बार पहली जनरेशन में उन्हें दोनों में से एक ही ट्रेट है जो अपीयर होते हुए दिखा। ठीक है, तो फिर इन सब से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि F1 जनरेशन में जो भी ट्रेट अपीयर होगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी डोमिनेंट। ठीक है, और जो अपीयर नहीं हो रहा है
वो क्या रहेगा, दैट विल बी रेसेसिव। ठीक है, इसके स्टेटमेंट में वही कहा गया है कि वन और मोर सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो इस क्रॉसिंग के दौरान जो अलील अपीयर होंगे वो F1 जनरेशन में वो डोमिनेंट कहलाएंगे और जो अपीयर नहीं होंगे वो रेसेसिव कहलाएंगे। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल इनहेरिटेंस का जो है वो फर्स्ट लॉ है विच इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो हमें ये बताता है कि जब भी आप जो है वो किसी भी पेरेंट के बीच में चाहे वो एक या एक से ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में डिफर कर रहे हो, लेकिन उनके बीच में जब आप क्रॉस करोगे तो F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर, जो भी ट्रेट आपको आंखों से दिखेगा वो डोमिनेंट कहलाएगा, जो आंखों से नहीं दिखेगा, जो सप्रेस हो जाएगा, उसे रेसेसिव कहा जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, देन इसके बाद में विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेपरेशन, पहले इसे लॉ ऑफ सेपरेशन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं उसके बाद में बात करेंगे। व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमेट्स। ठीक है, देखो ये लॉ जो है इसका कहना ये है कि जब भी आप किसी भी पेरेंट के बीच में क्रॉसिंग करवाओ, लेकिन जब भी वो पेरेंट्स गमेट फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उस पेरेंट के पास में जो है, उस ट्रेट के पास में जो अलील्स होंगे दे विल बी सेपरेटेड। ठीक है, यहाँ पे अगेन हम जो है वो पेरेंट, ठीक है, पेरेंट, अब हम टॉल भी ले सकते हैं या फिर येलो और ग्रीन या फिर राउंड और व्रिंकल, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल येलो ग्रीन। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल विच वी आर स्टडिंग। फिर इसके बाद में इनका जीनोटाइप क्या है, तो येलो इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वाई एंड ग्रीन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल वाई। ठीक है, अब इनके जब हमको कहाँ तक के देखना है, गमेट फॉर्मेशन तक। ठीक है, इनके गमेट क्या फॉर्म होंगे, अब देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक ही बार लिखेंगे, लेकिन अगर हम जो है वो प्योरली देखें तो यहाँ पर ये जो है वो कितने गमेट फॉर्म करेंगे, एक नहीं 2 गमेट फॉर्म करते। यहाँ हमने आपको समझने के लिए एक ही बार लिखा। क्यों एक बार लिखा? क्योंकि दोनों जो गमेट रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो दोनों बार जो है वो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन जब हम सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये एक कैपिटल वाई एक गमेट रहेगा, ये कैपिटल वाई दूसरा गमेट रहेगा। इन द सेम वे अगर हम दूसरे पेरेंट के पास में जाए तो यहाँ पे स्मॉल वाई एक, स्मॉल वाई एक, इस तरह से जो है। तो इस लॉ का कहना ये है कि आप कितने भी बार जो है वो क्रॉसिंग करो, लेकिन जब भी गमेट फॉर्म होने की, फॉर्म्स गमेट F1 जनरेशन जो है, व्हेन हाइब्रिड फॉर F1 जनरेशन, जब भी आप F1 जनरेशन के लिए जो भी क्रॉसिंग करोगे द अलील विल गेट सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ गमेट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें कि इनका अगर क्रॉसिंग हो गया, ठीक है, और F1 जनरेशन तैयार हुई, ठीक है, F1 जनरेशन जो है इसमें आपको क्या मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब इनके जब गमेट फॉर्म होंगे, इनके गमेट अगर आपको फॉर्म कर रहे हैं तो क्या फॉर्म होगा, एक कैपिटल वाई रहेगा और एक क्या रहेगा, स्मॉल वाई रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई भले ही एक साथ एक ही सेल में थे, ठीक है, लेकिन जब इनकी गमेट के फॉर्म पे सेपरेट होने की बारी आई तो ये कैसे सेपरेट हो रहे हैं, प्योरली सेपरेट हो रहे हैं। कैसे सेपरेट हो रहे हैं, प्योरली सेपरेट हो रहे हैं, और इसी कारण की वजह से इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमेट्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि अगर आपको जो है मैंने एक डब्बा दिया, ठीक है, और उसमें कहा कि अब आपको जो है इसमें दूध रखना है और पानी भी रखना है। ठीक है, आप दूध पहले डालोगे फिर पानी डालोगे। अब मैंने थोड़ी देर बाद में कहूँगी कि अब मुझे दूध और पानी दोनों अलग अलग चाहिए। ठीक है, विल यू बी एबल टू सेपरेट मिल्क विथ वाटर? क्या आप दूध में से पानी को सेपरेट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स एक ही है और उसमें आपने दोनों चीज़ को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, लेकिन
अगर मैंने आपको एक ऐसा बॉक्स दिया जिसमें 2 कंपार्टमेंट है, एक जिसमें आप दूध रख रहे हो, दूसरा जिसमें आप पानी रख पा रहे हो। अब क्या हो रहा है, जब मुझे दूध चाहिए तब मैं दूध ले रही हूँ, जब मुझे पानी चाहिए तब मैं पानी ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि भले ही बॉक्स एक ही है, डब्बा एक ही है, लेकिन उसमें 2 अलग अलग इंफॉर्मेशन है, 2 अलग अलग कंपार्टमेंट है। मतलब एक ही बॉक्स में रहने के बावजूद भी ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स नहीं हो रही। सेम हैपन्स विथ अलिल्स। भले ही वो एक ही सेल में रहते हैं, ठीक है, एक साथ रहते हैं, लेकिन जब उन्हें सेपरेट होने की बारी आती है तो वो बिना मिलावट के, बिना कंटैमिनेशन के प्योरली सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या? एवरी टाइम व्हेन द पेरेंट विल क्रॉस दे विल फॉर्म गमेट। ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन द अलिल विल सेपरेट, ठीक है, अलिल्स हमेशा सेपरेट होंगे, ठीक है। इसे कहेंगे हम क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो भी अलिल सेपरेट हुए हैं, द अलिल्स विच आर सेपरेटेड आर प्योरली सेपरेटेड विदाउट एनी मिक्सिंग और कंटैमिनेशन। जो भी अलिल्स सेपरेट हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ गमेट, वो प्योरली सेपरेट हुए हैं बिना किसी कंटैमिनेशन के और बिना किसी मिलावट के, ठीक है। तो दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विच इज द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेड बाय मेंडल के द्वारा ये दूसरा लॉ है जो बनाया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे वही कहा है कि एवरी टाइम जब भी, चाहे वो दोनों फिर अलिल सेम हो या दोनों अलिल्स जो है वो डिफरेंट हो, जब भी वो सेपरेट होंगे तो वो कैसे होंगे? प्योरली सेपरेट होंगे, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड लॉ। इसके बाद में विल मूव टूवर्ड्स द थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पहले भी आपको बता चुकी हूँ मैं, पहला लॉ और दूसरा लॉ जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जो है वो लाई करता है, डिपेंड करता है। और जो तीसरा लॉ है वो उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस कैरी आउट करने के बाद में बनाया, ठीक है। नाउ द थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीनिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब किसी के दबाव में नहीं आते, ठीक है, और असॉर्टमेंट मतलब चूज करना, ठीक है, चॉइस करना। अब असॉर्ट करना मतलब सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये उन्होंने कैसे बनाया या इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले देखो, हमने जो है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस जब देखा था तो हमने देखा था कि जो पेरेंट हैं, ठीक है, ये पेरेंट्स जो है वो कैपिटल वाई कैपिटल आर मतलब येलो और राउंड थे, ठीक है, और स्मॉल वाई स्मॉल आर ये ग्रीन और व्रिंकल्ड थे, ठीक है। इनके जब गमेट्स फॉर्म हुए, गमेट्स जब फॉर्म हुए तो क्या फॉर्म हुआ? कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। देन यहाँ पे गमेट स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब इनका जब F1 जनरेशन तैयार हुआ तो वो था कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये हो गया F1 जनरेशन, ठीक है। अब F1 जनरेशन के बाद में जब उन्होंने F2 जनरेशन जब कैरी आउट किया तो एक्चुअली उनको एक्सपेक्टेड क्या था? उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो था, उनको लग रहा था कि मुझे F2 जनरेशन में जो रिजल्ट मिलेगा वो या तो क्या रहेगा? पेरेंटल कॉम्बिनेशन, मतलब येलो के साथ में हमेशा राउंड ही मुझे दिखेगा, ठीक है। ये प्योर पेरेंटल कॉम्बिनेशन की पूरे टोटली येलो राउंड, टोटली ग्रीन और व्रिंकल्ड, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ येलो राउंड एंड ग्रीन एंड व्रिंकल्ड, ठीक है। मतलब ये 3 ही कॉम्बिनेशन उन्हें मिलेंगे ऐसा उन्हें लग रहा था, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने F2 जनरेशन के लिए, ठीक है, F2 जनरेशन के लिए क्या किया? सेल्फिंग किया, ठीक है। सेल्फिंग जब उन्होंने किया तो हमने देखा था क्या? हमने देखा था कि जब 1 2 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा था मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, ठीक है। ये क्या क्या गमेट्स थे? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अगेन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। रिजल्ट क्या मिले, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये वाला कॉम्बिनेशन, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। भले ही कॉम्बिनेशन अलग है लेकिन ये दिखेंगे कैसे, येलो राउंड, क्योंकि कैपिटल आर है, ठीक है। देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, अगेन ये कैसे दिखेंगे, येलो और राउंड। देन इसके बाद में कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैसे दिखेंगे, ये वाला कॉम्बिनेशन, येलो और राउंड। देन कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन दिस विल लुक येलो राउंड। देन कैपिटल वाई स्मॉल आर, लेकिन ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये क्या दिखेगा आपको, येलो और व्रिंकल्ड राउंड के साथ में, मतलब न्यू कॉम्बिनेशन आया, ठीक है। देन इसके बाद में कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन राउंड एंड येलो। देन कैपिटल वाई स्मॉल आर, अगेन ये आपको क्या दिखेंगे, येलो और व्रिंकल्ड। इसके बाद में कैपिटल वाई कैपिटल आर, अगेन जो है वो आपको सेम ही दिखेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन येलो राउंड। इसके बाद में स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये भी एक नया कॉम्बिनेशन है जहाँ पे ग्रीन और राउंड साथ में आ गए, ठीक है। देन स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन ये आपको क्या, सेम कॉम्बिनेशन हो गया ये वाला, ठीक है। देन इसके बाद में कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल आर, अगेन येलो के साथ में क्या आ गया, व्रिंकल्ड आ गया, ठीक है। देन स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन ग्रीन के साथ में क्या आ गया, राउंड आ गया, ठीक है। एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। नो डाउट जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो तो मिले, इसके अलावा जो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन थे, मतलब ये वाला और ये वाला, ये कॉम्बिनेशन तो मिले ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें जो है वो न्यू कॉम्बिनेशन भी मिले, ठीक है। इससे उनको ये समझ में आया कि भले ही मैंने जो है वो एक प्लांट में येलो कलर के सीड और उसका शेप राउंड था, ठीक है, दूसरे प्लांट में ग्रीन कलर के सीड और उनका शेप रिंकल्ड था, लेकिन जब उनको अपने पार्टनर, मतलब जब नए कॉम्बिनेशन बनाने की बारी आई ड्यूरिंग द क्रॉस, जब उसका जो है आर्टिफिशियल क्रॉस किया गया, तो येलो जो है वो राउंड से, या राउंड जो है वो येलो से बाउंडेड नहीं था, दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं थे कि भाई जहाँ जहाँ येलो अपीयर होगा वहाँ पे राउंड को अपीयर होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये चीज़ कैसे प्रूव हो रही है, क्योंकि येलो जो है वो राउंड के साथ नहीं, आपको व्रिंकल्ड के साथ भी दिख रहा है, और जो राउंड है वो आपको ग्रीन के साथ भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ईच एंड एवरी ट्रेट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, टू फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन। इससे आपको ये पता चल रहा है कि हर एक ट्रेड जो है वो फ्री है नए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो है वो एक फ्रेंड है, ठीक है, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है और आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, आप जहाँ जो है वो आप जहाँ जाते हो वो साथ में जाते हो, लेकिन अगर जो है आपका फ्रेंड या आप कोई नए फ्रेंड बनाना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आपका फ्रेंड जो है वो आपको क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है कि नहीं तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम और किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, तो वहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं। लेकिन अगर आप दोनों भले ही क्लोज फ्रेंड हो, बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बट यू बोथ आर फ्री टू मेक न्यू फ्रेंड्स, आप दोनों जो है वो एक दूसरे के तरफ से बिल्कुल फ्री हो कि आप नए फ्रेंड्स बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और यहाँ पे वही है, मेंडल बताना चाह रहे हैं कि भले ही ये दो ट्रेड जो है वो एक साथ में आपको एक समय में देखने मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार ये साथ में देखने मिलेंगे, क्योंकि येलो इज फ्री टू मेक न्यू कॉम्बिनेशन, राउंड इज ऑल्सो फ्री टू मेक न्यू कॉम्बिनेशन, सिमिलर वे में ग्रीन इज ऑल्सो फ्री टू मेक न्यू कॉम्बिनेशन एंड व्रिंकल्ड इज ऑल्सो फ्री टू मेक न्यू कॉम्बिनेशन। इसीलिए उसे कहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब वो फ्री है
किस लिए? असॉर्टमेंट के लिए। असॉर्टमेंट मतलब सिलेक्शन के लिए, न्यू कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ठीक है, चॉइस करने के लिए वो फ्री हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। सो आई होप इन दिस वे हम जो हैं वो हमारे 3 लॉ हमने जो पढ़े हैं मेंडल के वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। जो पुराना सिलेबस है इसको और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में था, लेकिन आपके न्यू सिलेबस में ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो लिमिटेड है। ओनली लॉज आर एक्सप्लेन्ड और ओनली लॉज आर इंक्लूडेड, वेदर दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं है, तो हम उस सब चीज़ में जाएंगे नहीं, ठीक है। तो जितना ब्रीफ में आपके बुक में दिया है उसके हिसाब से ही, उसके मुताबिक ही मैंने आपको जो है वो आज इस वीडियो के थ्रू ये 3 लॉज जो है वो एक्सप्लेन किए हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इस तरह से हमने लॉज के बारे में देखा। इसके बाद में जो वीडियो रहेगा इसमें हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।